नमस्कार साथियों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में जो पहला ही पार्ट है रेगिस्तान की विशेषताएं, वो चल रही थी। और उस क्लास में रेगिस्तान की विशेषता के साथ साथ हमने रेगिस्तान में जल संरक्षण की विधियों के बारे में बात की थी। रेगिस्तान में कौन कौन सी जल संरक्षण की विधियां हैं, वहां से कौन कौन सी ऐसी शब्दावली है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो उन सभी शब्दावली के बारे में और उन सभी विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। खड़ीन खड़ीन क्या होती है, नाडी किसे कहा जाता है, टोबा क्या होता है, मदार किसे कहा जाता है, इन सभी जल संरक्षण की विधियों की चर्चा हमने आखिरी क्लास में कर ली थी। और यहाँ तक कि राजस्थान की जो मुख्य मुख्य बावड़ियाँ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी लाहिनी की बावड़ी है, सिरोही में है। दूध बावड़ी कहाँ है, सिरोही में है। चांद बावड़ी, आभानेरी दोसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। इन सभी बावड़ियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब अभी तक भौतिक स्वरूप का रेगिस्तान की विशेषता वाला पार्ट चल रहा है और इसमें हमने बावड़ियों के बारे में अंतिम रूप से बात की थी। अब आज आपके इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रेगिस्तान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें रेगिस्तान का विभाजन के बारे में बात करेंगे। रेगिस्तान का डिवाइडेशन, रेगिस्तान का विभाजन। अब इसमें दो तीन प्रकार से रेगिस्तान का विभाजन किया जाता है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले रेगिस्तान के विभाजन में नॉर्मली हम बात करते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से इस रेगिस्तान को, इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो महान मरुस्थल और एक लघु मरुस्थल। लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो, रेगिस्तान या मरुस्थल ये कौन सी भाषा का शब्द है। देखो, सखरा, सकरा एक शब्द आता है, सकरा। आप याद रखना है, आपको याद रखना है सकरा शब्द। क्यों? क्योंकि देखो ये सकरा शब्द, ये सकरा शब्द है अरबी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। सकरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। और इस सकरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मरुस्थल। सकरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ क्या होता है? मरुस्थल। और मरुस्थल यानी क्या होता है? मृत भूमि, मृत भूमि, या फिर ऐसी भूमि जहां पर वनस्पति कम होती है, वनस्पति विहीन भूमि, वनस्पति विहीन भूमि, विहीन भूमि। हाँ, ये नॉर्मल सा एक शब्दार्थ था जो आपको पता होना चाहिए। नया क्वेश्चन है आपके लिए कि मरुस्थल को मरुस्थल कौन सी भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो अरबी भाषा का एक शब्द है सकरा, इससे इस सकरा शब्द से बना हुआ शब्द है ये मरुस्थल। और मरुस्थल को कहा जाता है मृत भूमि। मरुस्थल का भी अर्थ होता है, देखिए तो क्या होता है? मृत भूमि या वनस्पति विहीन भूमि। अब रेगिस्तान का विभाजन देखते हैं। तो रेगिस्तान का विभाजन में सबसे पहले रेगिस्तान को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से रेगिस्तान को कितने भागों में? रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में से जो पहला भाग है वह है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल, महान मरुस्थल किस मरुस्थल को कहा जाता है? तो देखो, महान मरुस्थल, महान मरुस्थल का यदि हम शब्दार्थ भी करके देखें तो ऐसा मरुस्थल जहां पर बीहड़ रेगिस्तान फैला हुआ हो, बीहड़ डेजर्ट एरिया हो, जहां पर बहुत सारी बालू का स्तूप, रेत के टीले पाए जाते हों, अधिकतर पाए जाते हों, उस क्षेत्र को महान मरुस्थल कहा जाता है। अब राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो महान मरुस्थल कहलाता है? तो मुख्य रूप से इस महान मरुस्थल के अंतर्गत देखो, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। और कहे नक्शे में देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र, इसे कहा जाता है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल, ये होगा महान मरुस्थल।
महान मरुस्थल। इसमें आपको पता है यहां से बीकानेर से लेकर बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है इसमें आता है। इस एरिया में क्या होता है, देखो आपको पता है यहां पर जैसलमेर है, जैसलमेर है, और यहां पर आपका जोधपुर है, यहां पर फलोदी है, फलोदी। ये सारा का सारा क्षेत्र महान मरुस्थल कहलाता है। यहां से दो विशेष क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पहला विशेष क्वेश्चन कि रेगिस्तान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में। और एक लास्ट क्लास में आपने देखा था कि अपने इस रेगिस्तान में बहुत सारे प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। अब उसमें अनुप्रस्थ है, अनुधैर्य है, बरखान बालू का स्तूप है, सब्र काफिस, नेब का तारा बालू का स्तूप, रेखीय, पैराबोलिक, नेटवर्क बालू का स्तूप, बहुत सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? एक क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो महान मरुस्थल का क्षेत्र है यहीं पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। विशेष रूप से वहां जिला पूछेंगे आपसे, तो जिले में आप ध्यान रखना, ये जो जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र, यहां पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इसके अलावा सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो ये वाला जो जोधपुर का क्षेत्र है, जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं कि बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, अपने इस रेगिस्तान में, तो जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और ये जो अपना क्षेत्र देखा, ये है महान मरुस्थल का। अगला है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल। और लघु मरुस्थल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है देखो यहां से आपकी अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, इस तरह से ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला के इस तरफ का क्षेत्र जो है वो क्या है, रेगिस्तान है। तो अब ये जो रेगिस्तान आपने देखा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी, जोधपुर वाला, ये महान मरुस्थल हो गया। तो ये बचा हुआ जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल कहा जाता है। जो मरुस्थलीय बाकी के जो जिले हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर नागौर का जो क्षेत्र है, पाली का जो क्षेत्र है, इधर जालोर, सांचौर का जो क्षेत्र है, सारा का सारा इस लघु मरुस्थल के अंतर्गत शामिल है। तो महान मरुस्थल जहां पर बहुत ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अत्यधिक बालू का स्तूप, रेत के टीले वगैरह पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है। और लघु मरुस्थल किसे कहते हैं, लघु मरुस्थल में ऊपर से गंगानगर से लेकर इधर पाली, जालोर तक, जालोर पाली तक का क्षेत्र इसमें शामिल है, जालोर पाली तक का क्षेत्र इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर अपने को ध्यान रखना है, अध्ययन की दृष्टि से रेगिस्तान को दो भागों में बांटा गया है, महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल। इसमें भी इंपोर्टेंट है आपका महान मरुस्थल, इसीलिए महान मरुस्थल को विशेष ध्यान रखना। महान मरुस्थल में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो शामिल है, साथ ही फलोदी, जोधपुर का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो डिवाइडेशन है मरुस्थल का, वो है बनावट के आधार पर रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट डिवाइडेशन, बनावट के आधार पर। देखो बनावट के आधार पर रेगिस्तान को 3 भागों में बांटा गया है।
बनावट के आधार पर रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? इसमें से पहला है इर्ग मरुस्थल, दूसरा है हम्मादा मरुस्थल और तीसरा है रेग मरुस्थल। इर्ग मरुस्थल, हम्मादा मरुस्थल और रेग मरुस्थल, ये बनावट के आधार पर मरुस्थल का डिवाइडेशन किया गया है और बनावट के आधार पर अपने इस रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, इर्ग, हम्मादा और रेग मरुस्थल। इर्ग मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखो, इर्ग मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हम्मादा मरुस्थल में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, चट्टानी मिट्टी, और इस चट्टानी मिट्टी को पथरीली मिट्टी भी कहा जाता है, पथरीली मिट्टी। और बचा आपका रेग मरुस्थल। इस रेग प्रकार के मरुस्थल में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो देखो, इर्ग मरुस्थल, हम्मादा मरुस्थल और रेग मरुस्थल, यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से आता है? हम्मादा प्रकार के मरुस्थल से। क्वेश्चन क्या आता है? हम्मादा प्रकार के कौन सी मरुस्थल में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है? पहला आंसर आएगा आपका हम्मादा मरुस्थल। हम्मादा मरुस्थल इस रेगिस्तान में कहां पर पाया जाता है? तो देखो, सबसे पहले इधर से देखते हैं इर्ग मरुस्थल, इसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इर्ग मरुस्थल रेगिस्तान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अपने को पता है कि बेसिकली संपूर्ण रेगिस्तान में ही रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी संपूर्ण रेगिस्तान में पाई जाती है और इर्ग मरुस्थल में भी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब ये जो मरुस्थल है ये संपूर्ण मरुस्थल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इर्ग मरुस्थल की बात करें तो इर्ग मरुस्थल कहां पाया जाता है? संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है इर्ग मरुस्थल। हम्मादा मरुस्थल में चट्टानी या फिर पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये कहां पर पाया जाता है? तो जहां पर रेगिस्तान में चट्टानें होगी, पर्वत होंगे, पहाड़ियां होंगी, वहीं पर तो चट्टानी मिट्टी पाई जाएगी और जहां चट्टानी मिट्टी पाई जाती है वहां पर हम्मादा मरुस्थल पाया जाता है। तो रेगिस्तान के कौन कौन से क्षेत्र में चट्टानें, पर्वत पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर। अब जैसलमेर में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो आपको पता है जैसलमेर में कौन सी पाई जाती है? त्रिकुट पहाड़ी पाई जाती है, त्रिकुट पहाड़ी, जहां पर जैसलमेर का दुर्ग स्थित है। और जैसलमेर का दुर्ग का क्या नाम है? सोनारगढ़ या सुवर्णगढ़। जैसलमेर में हम्मादा मरुस्थल पाया जाता है क्योंकि यहां पर चट्टानें पाई जाती है और चट्टान भी कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर के बाद में आ जाओ बाड़मेर। बाड़मेर में चट्टानें पाई जाती है और बाड़मेर में आपको पता है बाड़मेर में कौन सी? 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत वगैरह पाए जाते हैं। तो बाड़मेर में भी ये पाया जाता है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है। बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर में सोंढा माता की पहाड़ियां पाई जाती है, सोंढा माता की पहाड़ियां। जोधपुर, जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ियां पाई जाती है, चिड़िया टूक। इसके अलावा इधर लिख देता हूं मैं, देखो ये वाला पोर्शन अलग है आपका, थोड़ा ध्यान रखना इधर। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर हो गया। नागौर में, नागौर में चट्टानें पाई जाती है। नागौर के बाद झुंझुनू में, झुंझुनू में लोहारगल की पहाड़ियां पाई जाती है, लोहारगल। और इसके बाद सीकर में रघुनाथगढ़ पाई जाती है, रघुनाथगढ़। इस तरह से रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां जहां चट्टानें पाई जाती है वहां वहां चट्टानी मिट्टी, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब वहां वहां कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? हम्मादा प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। और अब बचा है आपका रेग मरुस्थल। और रेग मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेग मरुस्थल में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब रेग मरुस्थल में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब ये मिश्रित मिट्टी क्या होती है? मिश्रित मिट्टी का मतलब होता है रेतीली मिट्टी और चट्टानी मिट्टी का मिश्रण। तो रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां रेतीली मिट्टी और मिश्रित चट्टानी मिट्टी का मिश्रण पाया जाएगा वहीं पर ही आपका रेग मरुस्थल पाया जाता है।
अब हमने देखा कि रेगिस्तान के संपूर्ण भाग पर रेतीली मिट्टी तो पाई जाती है, प्लस ऐसा भाग जहां पर चट्टानें और पर्वत पाए जाते हैं तो वहां पर चट्टानी मिट्टी भी पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां पर चट्टानी मिट्टी यानी हममादा मरुस्थल पाया जाता है वहां वहां पर रेग मरुस्थल भी पाया जाता है, क्योंकि वहां पर रेतीली तो ऑलरेडी ही होगी, लेकिन चट्टाने होने के कारण चट्टानी मिट्टी भी वहां पर होगी, इसलिए रेतीली और चट्टानों का मिश्रण वहां पर पाया जाता है, इसीलिए वहां पर रेग मरुस्थल भी पाया जाता है। ठीक है, ये सारा क्षेत्र आप इसमें भी ध्यान में रख लेना, मैं लिख देता हूं। वैसे देखो, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, जालोर, जालोर, जालोर के बाद में जोधपुर, नागौर, नागौर, नागौर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आपका सीकर। इन क्षेत्रों में आपका रेग मरुस्थल भी पाया जाता है। यह हो गया रेगिस्तान का दूसरा डिवाइडेशन, किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। इससे पहले देखा अपने अध्ययन के आधार पर रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया है, और अब बनावट के आधार पर इस रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, इर्ग, हममादा और रेग मरुस्थल। इसके बाद में अगला डिवाइडेशन है वर्षा के आधार पर, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज किसे कहा जाता है? और हर एग्जाम में, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, लाठी सीरीज ध्यान से समझना, किसे कहा जाता है लाठी सीरीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। देखो, लाठी सीरीज किसे कहा जाता है? तो मित्रों, जैसलमेर, जैसलमेर जो जिला है यह है आपका जैसलमेर, 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 जैसलमेर जिले के चारों तरफ कुछ चट्टानें पाई जाती है। इस तरह से जैसलमेर जिले के चारों तरफ, मतलब जैसलमेर में कुछ चट्टानें पाई जाती है, और वो चट्टानें कौन सी हैं? ये जो चट्टानें पाई जाती है, ये चट्टानें औषधि प्रकार की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? औषधि प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और ये जूरेसिक कालीन चट्टानें होती हैं। जैसलमेर के चारों तरफ कुछ चट्टानें हैं, जैसलमेर में कुछ चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों की 2 विशेषता है। पहली बात तो ये चट्टानें जूरेसिक कालीन होती हैं, जूरेसिक कालीन चट्टानें, और दूसरी ये चट्टानें कैसी होती है? औषधि चट्टानें, औषधि चट्टानें। तो ये जो चट्टानें हैं जूरेसिक कालीन, जूरेसिक कालीन मतलब जिस काल में डायनासोर पाए जाते थे उस काल की चट्टानें, मतलब अति प्राचीन चट्टानें। ठीक है, तो ये जो औषधि चट्टानें होती है जैसलमेर में फैली हुई है, इन चट्टानों के नीचे भूगर्भ में, पृथ्वी के नीचे एक जलधारा सी प्रवाहित होती है। इन चट्टानों के नीचे क्या है? एक जलधारा सी प्रवाहित होती है भूगर्भ में। इस तरह से इन चट्टानों के नीचे क्या है? एक जलधारा सी प्रवाहित होती है। पृथ्वी के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। ये जलधारा दिखती नहीं है किसी को, क्योंकि चट्टानें ऊपर है और उन चट्टानों के नीचे पृथ्वी के गर्भ में क्या है? एक जलधारा सी प्रवाहित होती है, जलधारा सी बहती है। इस बात का केवल अनुमान लगाया गया है भूगोलवेताओं के द्वारा। ठीक है, इस प्रक्रिया को समझो आप कि लाठी सीरीज कहते किसे हैं। तो जैसलमेर में कुछ चट्टानें पाई जाती है, जूरेसिक कालीन चट्टानें, वो औषधि चट्टानें होती है, और उन चट्टानों के नीचे एक जलधारा बहती है। ये क्या है? जलधारा, जलधारा। एक जलधारा प्रवाहित होती हुई वैज्ञानिकों को अनुमान लगाया गया है कि इसके नीचे, चट्टानों के नीचे एक जलधारा बहती है। ये जो जलधारा है, इसी जलधारा को लाठी सीरीज कहा जाता है, या फिर इसे भूगर्भ जलपट्टी भी कहा जाता है। इसके 2 नाम हैं। इसी जलधारा को लाठी सीरीज या भूगर्भ, भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली जलधारा, भूगर्भ जलपट्टी कहा जाता है। इसे भूगर्भ जलपट्टी या इसे ही लाठी सीरीज कहा जाता है, लाठी सीरीज। जैसलमेर में कुछ चट्टानें पाई जाती है, जूरेसिक कालीन औषधि चट्टानें होती है। इन चट्टानों के नीचे पृथ्वी के गर्भ में एक जलधारा सी बहती है,
उसी जलधारा को भूगर्भ जलपट्टी कहते हैं और उसी को लाठी सीरीज कहा जाता है। इस लाठी सीरीज क्षेत्र का मतलब होता है जहां तक ये लाठी सीरीज फैली हुई है, मतलब ये कहां तक फैली हुई है। क्वेश्चन आ गया कि लाठी सीरीज कहां तक फैली हुई है, कहां से कहां तक फैली हुई है। तो देखो ये मोहनगढ़ जैसलमेर से मोहनगढ़, और मोहनगढ़ कहां पड़ता है, जैसलमेर में। मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक फैली हुई है, पोखरण जैसलमेर तक फैली हुई है। मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक ये जलधारा फैली हुई है जिसे लाठी सीरीज या भूगर्भ जलपट्टी कहा जाता है। इस लाठी सीरीज क्षेत्र के आसपास सर्वाधिक सेवन घास पाई जाती है। यहां पर इसके आसपास कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास। इस तरह से बहुत सारी सेवन घास इसके आसपास पाई जाती है। और यहां से फिर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सेवन घास कहां पर पाई जाती है। तो सर्वाधिक सेवन घास कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में। सर्वाधिक सेवन घास सर्वाधिक सेवन घास कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। यह भी आप ध्यान में रख लेना, जैसलमेर में भी कहां पर, इस लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक सेवन घास। ये सर्वाधिक सेवन घास यहां पर पाई जाती है। अब सेवन घास जहां पर पाई जाती है वहीं पर गोडावण पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण पक्षी प्रजनन क्रिया करता है। इसीलिए इस सेवन घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहा जाता है। इस सेवन घास को क्या कहा जाता है, गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली। ये क्या है, बना दिया मैंने, सेवन घास बनाई है। सेवन घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आप याद में रखना, गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली। प्रजनन स्थली कहा जाता है। कितने सारे क्वेश्चन यहां से आपकी पुटअप होते हैं। देखो सबसे पहले लाठी सीरीज किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर में जुरासिक कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है। उन चट्टानों के नीचे जलधारा बहती है, उसी जलधारा को भूगर्भ जलपट्टी या फिर लाठी सीरीज कहा जाता है। इस लाठी सीरीज के आसपास सर्वाधिक कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है। और सेवन घास को गोडावण पक्षी की क्या कहा जाता है, प्रजनन स्थली कहा जाता है। और देखें यहां से तो और क्या क्वेश्चन बनता है, तो ये जो सेवन घास है, इस सेवन घास को सूखने पर क्या कहा जाता है, इस सेवन घास को सूखने पर लिलोन घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिलोन घास। सेवन घास को सूखने पर किस नाम से जाना जाता है, लिलोन घास के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आ गया कि लिलोन के नाम से जानी जाने वाली घास कौन सी है, तो सेवन घास को ही लिलोन घास भी कहा जाता है। जब सेवन घास सूख जाती है, उसकी पत्तियों को काट दिया जाता है, तो वो लिलोन कहलाती है। अगला, यहां से सेवन घास का वानस्पतिक नाम भी पूछा जा सकता है। सेवन घास का साइंटिफिक नाम क्या है, तो सेवन घास का साइंटिफिक नाम है लस्सी यूरिस सिंडिकुस। क्या है, लस्सी यूरिस सिंडिकुस। सिंडिकुस ध्यान रखना, सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है, लस्सी यूरिस सिंडिकुस। सेवन घास को लस्सी यूरिस सिंडिकुस भी कहा जाता है। ये जो पूर्ण प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया है सेवन घास की। ठीक, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। सेवन घास और लाठी सीरीज की प्रक्रिया है, मतलब लाठी सीरीज क्या होती है, कितने सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ये सभी चीज आपके समझ में आई होगी। अब आगे का डिवाइडेशन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देख लो। हाँ, नेक्स्ट रेगिस्तान का डिवाइडेशन चल रहा है अपने, और इस रेगिस्तान के डिवाइडेशन में अगला डिवाइडेशन है वर्षा के आधार पर इस रेगिस्तान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्षा के आधार पर। तो देखते हैं अगला डिवाइडेशन वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर रेगिस्तान को, वर्षा के आधार पर रेगिस्तान को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से, पहला है शुष्क मरुस्थल,
शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो देखो, शुष्क मरुस्थल यानी मरुस्थल का या रेगिस्तान का वह भाग जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। किसे कहते हैं? जहां पर 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है उसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहते हैं? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल ऐसा मरुस्थल जहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। अब ये जो शुष्क मरुस्थल है इसके द्वारा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का निर्माण किया जाता है और अर्ध शुष्क मरुस्थल के द्वारा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का निर्माण किया जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, लास्ट टाइम जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2016 या 17 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और लगभग अब तक 10-20 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन यहां से क्या आता है। जैसे ये है आपकी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ही क्या है? रेगिस्तान है, मरुस्थल है। अब मरुस्थल में अपने दो डिवाइडेशन किए हैं, पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल यानी जहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो जैसे 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं बना रहा हूं, ये वाला ये हो गया आपका शुष्क मरुस्थल। इधर कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। और जैसे ये रेखा जो मैंने बनाई, इस रेखा को हमने नाम दिया 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये कौन सी रेखा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और इसके बाद में इधर जो बचा वह है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल यहां से यहां तक का मतलब 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वाला। इसमें तो क्या होती है? 0 से या 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है शुष्क मरुस्थल में। और इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ये हो गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल का अंतिम बिंदु कहां पर है? अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक। जैसे मान लो मैं मरुस्थल में रेखा खींच रहा हूं एक, जो बिल्कुल अरावली पर्वतमाला से सटी हुई रेखा है इस तरह से। ये जो मैंने रेखा बनाई ये रेखा है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक। अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि कौन सी वर्षा रेखा रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है। अब रेगिस्तान तो यही है ना, अब इस रेगिस्तान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी हो गई? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी हो गई? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जैसे मैं 1 मिनट के लिए अरावली पर्वतमाला को मिटा देता हूं तो आपके समझ में आ ही जाएगा अच्छी तरह से। अब केवल आपको दोनों ही रेखा नजर आ रही है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेगिस्तान को दो भागों में बांट रही है, जबकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूरे ही राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी वर्षा रेखा रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है और कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था
और HM का जो एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें ऑप्शन चेंज कर दिया था थोड़ा सा। उसमें सेंटीमीटर में न देकर ऑप्शन किसमें दिया था, मिलीमीटर में दिया था कि कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। क्या क्या ऑप्शन दिया था, 500 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 400 मिलीमीटर, ऐसा ऑप्शन दे दिया था। तो देखो मित्रों, यदि ऐसा भी ऑप्शन आता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। जैसे इधर बात करता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 25 सेंटीमीटर में 25 इंटू 10 कर लेते हैं, 25 इंटू 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 250 mm आ जाएंगे, 250 मिलीमीटर। और ऐसा का ऐसा देखें तो इधर देख लो, इधर 50 सेंटीमीटर है वो वर्षा, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 500 mm। कितना हो जाएगा, 500 mm। 50 सेंटीमीटर में 500 मिलीमीटर होता है और 25 सेंटीमीटर में 250 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यदि मान लो मिलीमीटर का ऑप्शन देकर भी क्वेश्चन पूछे कि कौन सी वर्षा रेखा रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है, तो 25 सेंटीमीटर की जगह कितने आ जाएगा, 250 मिलीमीटर आ जाएगा। और कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो 50 सेंटीमीटर के स्थान पर क्या आ जाएगा, 500 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें मैं यहां लिख देता हूं। देखो 25 सेंटीमीटर ओब्लिक 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को या रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित करती है, जबकि 50 सेंटीमीटर या फिर 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। इस तरह से यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। और अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो देखो, अर्धशुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भागों में विभाजित किया गया है, इस बारे में हम नेक्स्ट अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए ये जो आपको मैटर दिया है वो काफी है। मैं आपको साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूं। देखो, मेरे बहुत सारे मित्र अभी तक भी तैयारी में जुटे नहीं हैं। 2024 का जो अपने मुख्यमंत्री नए बने हैं उनके द्वारा नई भर्तियों का आगाज भी कर दिया गया है, बजट आ गया है। बजट में 70-75 हजार नई भर्तियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो देखो मित्रों, भर्तियां तो आएगी। अगर अभी भी आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो तो उठ जाओ और तैयारी में लग जाओ। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।